जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है दुनिया भर में और आज का दिन एक बड़ा मुकाबला है हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस के खिलाफ। आज के दिन सिर्फ एक ही मुकाबला है क्योंकि आज जो पहला मुकाबला था कोलकाता का, रामनवमी के चलते उस मुकाबले को ट्यूसडे को शिफ्ट कर दिया गया है। तो आज का एक ही मुकाबला है, तो प्रीव्यू और भी जल्दी कर लेंगे हम लोग आज। सनराइजर्स हैदराबाद शुरुआत तो एकदम जबरदस्त हुई थी इस टीम की, पर जिस तरह से 80 रनों से वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको मात दी थी, उसके बाद तो उनके लिए अब आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तकलीफें बढ़ गई है। 3 लगातार मुकाबले हारने के बाद इस मुकाबले में आ रहे हैं। पहला मुकाबला जो था उसमें 286 रन जिस बल्लेबाजी क्रम ने बनाया था, उसके बाद से सिलसिलावार तरीके से वो पीछे पीछे जा रहे हैं बल्लेबाजी की वजह से। और उसके कई कारण है, उसके सबसे बड़ी कारण है ट्रेविस हेड उस तरह से नहीं चले हैं जिस तरह से उनको चलना चाहिए था। उनके साथी अभिषेक शर्मा अभी तक नहीं चले हैं और ईशान किशन भी नहीं चले हैं। पहले मुकाबले में शतक लगाया, उसके बाद ईशान किशन भी बहुत पीछे चले गए हैं। तो आई थिंक उस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है सनराइजर्स हैदराबाद और वो बहुत कोशिश में लगे होंगे कि किसी तरह अपनी गाड़ी को पटरी पर लेके आए। और इसके लिए जरूरी है कि उनके जो बल्लेबाज हैं, जो उनके टॉप क्लास बल्लेबाज हैं, अगर आप देखें बड़े गौर से उनके पास ऊपर ट्रेविस हेड और फिर अभिषेक शर्मा है साथ में ओपन करने के लिए, फिर आते हैं ईशान किशन और फिर नंबर 4 पर आता है अनिकेत वर्मा। अब अनिकेत वर्मा ऐसा नौजवान खिलाड़ी है जिसको स्टेट टी20 लीग से पिक किया गया है और उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की अब तक। पर वो उनको अगर सक्सीड होना है तो बाकी जो इर्द गिर्द जो बल्लेबाज हैं उनका चलना बहुत जरूरी है। वो जब तक नहीं चलेंगे तब तक बहुत दिक्कत होगा। उसमें सबसे बड़ा नाम है हेनरिक क्लासन। अब हेनरिक क्लासन जो है दुनिया के बेहतरीन लाजवाब, जो आप कहना चाहें वो बल्लेबाज है, जो टॉप पर चल रहे हैं टी20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव के साथ। पर जब वो नहीं चलते हैं तो बल्लेबाजी क्रम पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है। कोलकाता के खिलाफ हमने वही देखा, 120 का स्कोर चेस कर रहे थे, माफ कीजिए 200 का स्कोर चेस कर रहे थे, 120 पर पूरी तरह से पारी सिमट गई। कहाँ हम टूर्नामेंट के शुरुआत में बात कर रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है 300 का आंकड़ा पार कर जाएगा, यहाँ पे मुश्किल से 150 बन रहे हैं उनके। उसके बाद से जो पहला मुकाबला था हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में, बड़ा आसान सा मुकाबला था बल्लेबाजों के लिए क्योंकि रन काफी थे वहां पर और हैं अभी भी। छोटा मैदान जो टी20 क्रिकेट में होता है और फ्लैट पिच, गेंदबाजों के पास कोई मौका नहीं होता। इसीलिए जरूरी यह है कि यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज चले, क्योंकि अगर वो नहीं चले फिर एक बार उनकी गेंदबाजी पर असर पड़ेगा। पैट कमिंस बेचारे कितना कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे, मतलब वो कप्तानी भी करते हैं, कभी वो बल्लेबाजी भी कर लेंगे, बाद में वो गेंदबाजी भी करते हैं। बेचारे क्या क्या करते रहेंगे उस लाइनअप में, मतलब परेशान कर रखा है इस बेचारे को। साथ में हर्षल पटेल भी है जो अच्छे टी20 गेंदबाज है, फील्डिंग बढ़िया करते हैं, तो चाहे तो बल्ला भी घुमा सकते हैं, पर वो भी क्या करे अकेले। और उनके पास जो है मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी ने अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में, अब तक जो 4 मुकाबले हुए हैं। पर इन सब का काम गेंदबाजी का है। आप अगर बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो इस बेचारे गेंदबाजों का क्या होगा। एडम जैम्पा भी मौजूद है, पर वो टीम कॉम्बिनेशन के चलते आप एडम जैम्पा को नहीं खिला सकते। अगर आप ऊपर से आपने ट्रेविस हेड को खिला दिया, फिर हेनरिक क्लासन को, फिर कप्तान खुद खेलेंगे, फिर आपको चौथा जो है आपको समझदारी से चौथा फॉरेनर खिलाना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपके पास 4 ही फॉरेनर्स खिलाने का मौका है। तो वो एडम जैम्पा को भी नहीं खिला पा रहे। एक नए लेग स्पिनर है जो यूपी टी20 से आए हैं, जीशान अंसारी, उनको खिलाया जा रहा है। अब जीशान अंसारी जो है वो नौजवान खिलाड़ी है, अच्छा प्रतिभा है उनमें, पर यार उनसे उम्मीद करना कि वो आते ही आकर कमाल कर जाए, तो वो तो सही बात नहीं है ना। मतलब आपके जो दिग्गज खिलाड़ी है उनको चलना जरूरी है, वरना वो क्या बेचारे करते रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो अब इस वक्त पैट कमिंस, डैनियल वेटोरी, उन सब के जहन में चल रहा होगा कि आखिर इस सिचुएशन से कैसे उभरा जाए, क्योंकि 3 लगातार हार, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज टी20 क्रिकेट में एक बार आप हारना शुरू कर देते तो फिर लगातार हारते जाते हैं। तो यही चीज उनके जहन में चल रही होगी। हाँ, अब उनके सामने जो टीम है गुजरात टाइटंस, उनके अपने इश्यूज हैं। गुजरात टाइटंस के अपने इश्यूज है क्योंकि उनकी बल्लेबाजी क्रम थोड़ी ढीली है। कप्तान शुभमन गिल, जो मेरे हिसाब से टी20 क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बनती, वो शुरुआत उन्होंने ठीक से की नहीं है और उसका नतीजा वो है कि उनके जो साथी है साई सुदर्शन, उन पर ज्यादा दबाव आया है।
कि वो शुरुआत दे, वो बल्लेबाजी ठीक से करे, वो दबाव बनाए गेंदबाजों पर। तो वो तो अपना काम अब बखूबी कर रहे हैं, पर उससे भी ज़्यादा जो बढ़िया काम कर रहे हैं वो है जॉस बटलर। अब जॉस बटलर जब से इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ी उन्होंने सफेद गेंद की क्रिकेट में, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब मज़ा आ रहा है उनकी बल्लेबाजी को देखकर। अब तक जितना भी क्रिकेट खेला है इस टूर्नामेंट में, वो एक ऐसे बल्लेबाज लगे हैं जो हर बार फॉर्म में लगे हैं, लय पकड़ा उन्होंने और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। पिछले मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने आरसीबी की पिटाई की थी, मज़ा आ गया था उनकी बल्लेबाजी को देखकर। साथ में शर्फेन रदरफोर्ड भी है जो फॉर्म में आ गए हैं। अ, उनको अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करने आना चाहिए, क्योंकि उनके पास सारे असला बारूद मौजूद है गेंदबाजी में, पर बल्लेबाजी में दे हैव टू बी वेरी स्मार्ट। राहुल तेवतिया भी है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें अगर वो जहन में रखे तो वो अच्छी तरह से इस टूर्नामेंट में फिर एक बार अपना दबदबा जमा सकते हैं। गेंदबाजी की जहां तक बात है, उनके पास मेरे ख्याल से एक अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है। मोहम्मद सिराज है, बहुत ज्यादा अनुभव है, आरसीबी से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इन पर एक नज़र होगी। पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं इस मैदान पर देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये उनका घरेलू मैदान है। रणजी ट्रॉफी वो हैदराबाद से ही खेलते हैं जब वो खेलते हैं। तो आई थिंक दैट उनके लिए तो ये इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। साथ में उनके वहाँ पर ईशांत शर्मा है जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, और भी जो गेंदबाज है उसमें प्रसिद्ध कृष्णा है। जो ये दो गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी तरह से लय बनाया हुआ है, समन्वय बनाया हुआ है, उससे काफी फर्क पड़ा है। सबसे बड़ा उनको प्लस पॉइंट ये रहा है कि साई किशोर जो दूसरे साई है इस लाइनअप में, वो चल पड़े हैं। पिछले मुकाबले में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, मजा आ गया था उनकी गेंदबाजी को देखकर। और वो जो है आरसीबी को अपने कैरम बॉल से परेशान कर रहे थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर से कैरम बॉल मुश्किल ही देखने मिलता है आजकल। अब तक तो हमने सिर्फ राइट आर्म ऑफ स्पिनर से देखा था, पर ये जो है इनको साइंटिस्ट कहा जाता है साई किशोर को, और वो अपने साइंटिस्ट का खिताब बहुत बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। मजा आ गया उनकी गेंदबाजी देख देख कर, और मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में इस टूर्नामेंट में और भी ज्यादा झंडे गाड़ेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इनको तो भारत के लिए कंसिस्टेंटली टी20 क्रिकेट खेलना चाहिए। अगले साल का टी20 वर्ल्ड कप भारत में और श्रीलंका में होने वाला है। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है इस नौजवान के लिए कि वो कुछ कमाल कर जाए। राशिद खान, ये दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं इस लाइनअप में जिनके ऊपर मेरी नजर है। राशिद खान जो है वो पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते थे, वहां से यहाँ पर आए हैं गुजरात टाइटंस। तो राशिद खान राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का जो पिच है उसको बखूबी जानते होंगे, क्योंकि वो जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं वो इस पिच का प्रॉपर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पर पिछले मुकाबले में आरसीबी ने बहुत पिटाई की थी, जब स्कोर ज्यादा नहीं बन रहा था, फिर भी राशिद खान की पिटाई की, खास तौर पर लियाम लिविंगस्टन ने। तो ये राशिद खान के जहन में होगा कि मैं किस तरह से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलूं, क्योंकि अगर वो चल पड़े तो गुजरात टाइटंस के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनका चलना यहाँ पर बहुत जरूरी है। वो बखूबी इस मिडिल ओवर में आकर विकेट लेना जानते हैं, रन रोकना जानते हैं, और उससे काफी फर्क पड़ता है कप्तान शुभमन गिल के प्लानिंग को। ये जो है मेरे ख्याल से बहुत ही एक जबरदस्त मुकाबला इसलिए भी होगा क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी गाड़ी को फिर एक बार पटरी पर लेके आए। अब तक जो है उन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, और 4 में से उनको 3 लगातार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। पहला मुकाबला उन्होंने 44 रन से जीता, बड़ा स्कोर किया था। दूसरा मुकाबला वो 5 विकेटों से हारे हैदराबाद में ही, सनराइज लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों। फिर उनका तीसरा मुकाबला हुआ विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जो 7 विकेटों से हारे, और अभी अभी वो कोलकाता में 80 रनों से मैच हार कर यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस जो है अब तक इस टूर्नामेंट में पहला मुकाबला वो हारे 11 रन से, फिर दूसरा मुकाबला वो जीते मुंबई के खिलाफ 36 रनों से, और फिर उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेंगलुरु में 8 विकेटों से हराया और जीत हासिल किया। तो पहले हार के बाद बहुत अच्छी वापसी की है यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने, और उन पर सबकी नजरें होंगी। पर अनफॉर्चुनेटली उनके लिए उनके जो प्रमुख तेज गेंदबाज है कगिसो रबाडा, उनको दक्षिण अफ्रीका वापस जाना पड़ा है कुछ पर्सनल निजी कारणों की वजह से। और आई थिंक दैट मुझे लगता है कि ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि उनके गैर हाजिरी में किस तरह से गुजरात टाइटंस जो है अपनी गेंदबाजी का आक्रमण संभालेंगे। पर एक खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर खास तौर पर है वो है कमिंदो मेंडिस। अब ये नौजवान जो है
ये राइट आर्म ऑफ स्पिन भी करता है, ये लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता है, उसने विकेट भी निकाला। यार ये क्या है? अजीब-ओ-गरीब खिलाड़ी है। कहाँ से लेके आते हैं श्रीलंका में ऐसे खिलाड़ी? और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ऐसे और खिलाड़ी होंगे जो ऐसे 2-3 चीज़ें करते होंगे। मेरी नज़र में ये मुकाबला बहुत ही कांटे का होगा मुकाबला, पर मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये शायद ये गुजरात का मुकाबला होगा। गुजरात थोड़ा बस थोड़े के लिए आगे चल रहा है इस वक़्त इस मुकाबले में, एंड आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग बैटल टू वॉच आउट फॉर। पर ये तो मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।